Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली द हिंदू एनालिसिस बाय फोरम आईएएस। आज के द हिंदू से मैंने 3 आर्टिकल्स लिए डिस्कशन करने के लिए। जो पहला आर्टिकल है वो है संसदीय समितियां। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का क्या महत्व होता है, क्या उनका रोल होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा आर्टिकल है भू आधार। जैसे इंसानों के लिए आधार कार्ड है एक तरह का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसी तरह सरकार ने तय किया है कि जितने भी भूखंड हैं, जो भी छोटे छोटे लैंड पार्सल्स हैं देश भर में, उनके लिए भी एक अलग अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाए। उसके काफी सारे फायदे हैं और कुछ कारण रहे जिसकी वजह से भू आधार को लाया गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा विषय आज के डिस्कशन का वो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मतलब कि जितने भी व्यवसाय के क्षेत्र में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है डिजिटल माध्यम से कैसे उनका निपटारा किया जाए, ये होगा हमारा तीसरा डिस्कशन। जो भी कंटेंट है, कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाए, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वहां से जो कंटेंट उसको डाउनलोड कर लें। जब भी आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ता है आप रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। जो पहला टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी। कि लोकतंत्र में क्या इनकी भूमिका होती है संसदीय समितियों की। देखें, वुड्रो विल्सन का आपने जरूर नाम सुना होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं ये। इन्होंने ये कहा था, इनका कोट था, काफी पॉपुलर कोट है ये, कि कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस ऑन पब्लिक एग्जीबिशन वाइल्स्ट कांग्रेस इन कमिटी रूम्स इज कांग्रेस एट वर्क। ठीक है, तो कांग्रेस यानी कि जो संसद है वहां की, जब भी संसद बैठती है तो एक तरह का वो सार्वजनिक प्रदर्शनी होता है। मींस कि वहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण कामों का ठीक से निपटारा नहीं किया जा सकता, जबकि जो असल काम है, जब समितियां बैठती हैं, जब चर्चा होती है समितियों में अलग अलग विषयों पे, तो वहां पे असल काम होता है। तो पार्लियामेंट है, फिर समितियां हैं। समितियां का एक तरह से मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज का वहां पे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जिस पार्टी का कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वहां पे, अगर जिस पार्टी का जितनी संख्या है लोकसभा में या राज्यसभा में, उसी प्रोपोर्शन में समितियों में भी उनकी संख्या होती है। ठीक है, तो आप देखिए कि भारत का जो संसद है, संसद में 543 लोग हैं। ठीक है, 543 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। 543 लोगों में यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी विषय पर अगर चर्चा करनी है तो क्या अंत में किस निर्णय पे आना है, क्या सभी पक्षों की बात सुनी जा रही है उसमें, क्या सभी संसद के सदस्यों को उचित समय दिया जा रहा है। मुश्किल से जो इंडिपेंडेंट एमपीस होते हैं या फिर और लोगों को मुश्किल से 3 मिनट का समय मिलता है अपनी बात रखने के लिए। क्या यह संभव है कि 3 मिनट में एक संसद या फिर कोई एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात को रख पाएगी संसद में? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो जितना बड़ा काम हो जाता है उतना संभव नहीं है कि लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए कि सभी कामों पे विस्तार में चर्चा हो सके और सभी के जो ओपिनियन से उसको लिया जा सके। ठीक है, उसी तरह से आप देखें कि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो पूरा कमरे लगे होते हैं, पूरे देश भर में उसका संचार होता है, जो भी प्रोसीडिंग्स वहां पे होती हैं। तो होता क्या है कि कई बार जो पार्टी का लाइन है वो लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट है वो एक बिल लेके आई, ओपोजिशन की पार्टीज हैं, उनका रोल ही यही है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उनका विरोध करना। तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छा बिल होते हुए भी, अच्छा विधान होते हुए भी जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक पार्टीज हैं, उनको विरोध करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो लोकसभा में विरोध नहीं करेंगी तो जो मैसेज जा रहा है बाकी लोगों को, देश में वोटर्स हैं, उनको जो मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है, वो गलत जाएगा। उनको लगेगा कि जो ओपोजिशन है वो भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ठीक है, तो जो संचार होता है लोकसभा का, उसकी वजह से भी जो पार्टी लाइन है वो लेना पड़ता है और सरकार की नीतियों का जानबूझ के विरोध करना पड़ता है। फिर आप देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण, कि कई बार ऐसे मुद्दे उठ जाते हैं कि बिल्कुल संसद चल ही नहीं पाता है। आप देखें कि अभी अदानी के मामले में या फिर राहुल गांधी ने कुछ बयान दिए थे उस मामले में, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई तो इतना बवाल हुआ लोकसभा में कि जो सेशन है वो पूरा खत्म हो गया, उसमें कुछ ज्यादा काम नहीं हो पाया। ठीक है,
तो कई बार ऐसा होता है कि जो संसद है वो चल ही नहीं पाता है अलग अलग मामलों से, पर्टिकुलरली जब राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जाता है तब। ठीक है, तो जरूरी ये है कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जहां पे कि जो भी लोकसभा के सदस्य हैं वो बैठें, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग जो विधान उनको रिकमेंड किए गए हैं उन पे चर्चा करें, पर्याप्त समय दें उसको, और यही नहीं, जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उस विषय से संबंधित उनको ही बुलाया जाए, उनकी भी राय ली जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जो विषयों का मूल्यांकन है, जो विधान है उसका जो मूल्यांकन है वो सटीक तरीके से हो, और जो भी वहां पे जो सदस्य हैं चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल उसमें भी किसी भी तरह का पक्षपात न दिखे। ठीक है, सर्वसम्मति से सभी जो निर्णय लिए जाएं। तो इसीलिए बनाया गया कमिटी सिस्टम, यानी जो समितियां बनाई गई पार्लियामेंट की। तो देखिए होता क्या है कि जो समितियां हैं, पार्लियामेंट की समितियां पहले भी थी, लेकिन 1993 में पहली बार जो संरचित समिति का व्यवस्था किया गया। ठीक है, स्ट्रक्चरल कमिटी सिस्टम यानी संरचित समिति व्यवस्था पहली बार लाया गया 1993 में। इससे पहले भी होता रहा है, जब आजादी के बाद से ही जो समितियां बनती रही, लेकिन अलग अलग विषयों को लेकर बनती रही, जैसे कि नागरिकता देने के मामले पे बनी थी समिति, आदिवासियों के मामले में बनी थी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पे बनी थी समिति। तो इस तरह से तमाम समितियां बनती रही हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि एक स्ट्रक्चर्ड कमिटी सिस्टम शुरू हुआ 1993 में। और अब क्या है कि जो लोकसभा और राज्यसभा हैं दोनों की अपनी अपनी स्टैंडिंग कमिटीज और एडहॉक कमिटीज हैं, यानी कि अस्थायी समिति और तदर्थ समिति। एडहॉक कमिटीज को बोलते हैं तदर्थ समिति, और जो स्टैंडिंग कमिटी से उनको बोलते हैं अस्थायी समिति। देखें, जो स्टैंडिंग कमिटी से अस्थायी समितियां हैं इनको अस्थायी जरूर बोला जाता है, लेकिन इनको हर साल बनाया जाता है। एक साल इनका टर्म होता है, एक साल जब एक्सपायर हो जाता है उसके बाद इनको दोबारा से बनाया जाता है। ठीक है, और जो एडहॉक कमिटीज हैं ये कुछ विशेष पर्पस के लिए इनको बनाया जाता है, विशेष काम के लिए इनको बनाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। तो एडहॉक कमिटीज में दो तरह की कमिटीज हो सकती हैं, सेलेक्ट कमिटी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को लेके बनती हैं, और उनका जो समय सीमा होता है वो भी सीमित होता है। तो जब उस विषय का निपटारा हो जाता है तो समितियों को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमिटी यानी स्थायी समिति, एडहॉक कमिटी यानी तदर्थ कमिटी 1993 में सब शुरू हुआ है। अब देखें कि जो स्टैंडिंग कमिटी है उसमें भी कई सारे, जैसे कि एस्टिमेट्स कमिटी हुआ, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी हुआ, कि सभी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के हैं सभी के लिए एक समिति है कि उस डिपार्टमेंट से संबंधित, उस विभाग से संबंधित जितने भी विधान बनने हैं, जितने भी नीतियां बननी है, उनका जो है प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि एक तरह का ऑब्जेक्टिव स्क्रूटनी जो होता है वो स्टैंडिंग कमिटीज करती हैं। ठीक है, तो अब कमिटीज कैसे काम करती हैं कि चूंकि पार्लियामेंट के पास उतना समय नहीं है, उतना एक्सपर्टीज नहीं है, तो कमिटीज को रेकमेंड किया जाता है, जो भी बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में उन विधानों को भेजा जाता है समितियों के पास। समिति क्या करती है, उसका डिटेल में जाती है, जो भी उस विधान के जो भी प्रोविजंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस उसमें बात की गई है उसके डिटेल में जाते हैं, और ये तय करते हैं कि जो शासन है, शासन के ऊपर, देश में जो शासन प्रशासन है उसके ऊपर इन नियमों का क्या असर पड़ सकता है, या फिर इस विधान का क्या असर पड़ सकता है। और इसको समझने के बाद अपना जो सुझाव है या फिर ये कहें अपना जो सिफारिश है गवर्नमेंट को रिकमेंड करती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करती हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट रिकमेंडेशन लेती है, गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन लेती है नहीं लेती है, तो गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट देना पड़ता है पार्लियामेंट को, कि गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट पे क्या कार्रवाई की, या फिर जो सिफारिश की थी समिति ने उस पर क्या कार्रवाई सरकार ने की। तो क्या कार्रवाई सरकार ने की और नहीं की, तो किस कारण से नहीं की, ये सारा जो है डिटेल सबमिट करना पड़ता है पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जहां पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव का सर्वाइवल है, गवर्नमेंट अगर चल रही है तो वो लोकसभा में जब उसका लोकसभा को जब उम्मीद कायम है उस पर, तभी तक सरकार चल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो कमिटीज में जैसा मैंने को बताया कि एक एक विषय का सूक्ष्म तरीके से उसका असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, जो वहां पे लोग काम करते हैं किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होता है, एक तरह का कह सकते हैं आपकी सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। और यही नहीं, देखें कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में
या फिर ये कहें कि कई बार ऐसा होता है कि जो राष्ट्र निर्माण के लिए अलग अलग विधान होते हैं, चाहे अलग अलग नीतियों को लाया जाता है, लेकिन उनका राजनीतिक महत्व नहीं होता है। तो राजनीतिक महत्व नहीं होता है तो पार्लियामेंट में उतना कोई रुचि नहीं दिखाता, कोई पॉलिटिकल, जो बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी से उतनी रुचि नहीं दिखाती उस पर चर्चा करने में। तो होता क्या है कि जो समितियां हैं, समितियों में उनको रिकमेंड किया जाता है और समितियां ऐसे विषयों पे खुल के चर्चा करती हैं और डिटेल में उसके जाती हैं, जैसे कि डिफेंस शिपयार्ड्स। ठीक है, डिफेंस शिपयार्ड्स एक जो भी डिफेंस से रिलेटेड पोर्ट बनने हैं, जो शिपयार्ड्स बनने हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हालांकि ये अगर डिफेंस शिपयार्ड्स की बात करें तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो जरूरी यह है कि ऐसे विषयों पे अच्छे से चर्चा हो, अच्छे सोच समझ के ऐसे निर्णय लिए जाएं, और ये तभी हो सकता है जब समितियों के पास ये विषय जाए। ठीक है, हालांकि जो समितियों का सिफारिश होती है वो सरकार पे बाध्य नहीं होता है, तो बाध्य नहीं होता सरकार पे, लेकिन एक तरह का टूल हो जाता है। देखिए होता क्या है कि लोकसभा का काम है, चाहे राज्यसभा का काम है कि सरकार के ऊपर निगरानी रखना। ठीक है, क्योंकि सरकार जो है अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को। तो जब जो समितियां होती हैं, समितियों की जो सिफारिश होती है, ये सिफारिश एक तरह का टूल होता है कि जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल कर सके एग्जीक्यूटिव को, या फिर जो ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सरकार की आलोचना करें समितियों की सिफारिश के आधार पे। तो जरूरी यह है कि किसी भी लोकतंत्र में अगर अच्छे प्रावधान लाने हैं, अच्छे कानून बनाने हैं, तो वहां पे जो समिति व्यवस्था है वो बहुत स्ट्रांग हो। आप देखें कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पे कोई भी अगर विधान को लाया जाता है वहां के कांग्रेस में, तो कांग्रेस रिकमेंड करती है, भेजती है जो समितियां हैं वहां की उनको, और समितियां जो है अपने हिसाब से उसको स्क्रूटनाइज करती हैं और उसमें जो भी फेरबदल होने हैं, जो बदलाव करने हैं, उनकी सिफारिश करती हैं, और जो बिल होता है, जो विधान होता है, वो उस सिफारिश के साथ फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है कांग्रेस में, और कांग्रेस फिर उस पर वोटिंग करती है। ठीक है, तो जरूरी यह है कि इंडिया में जितने भी बिल लाए जाते हैं संसद में, उनको कंपल्सरीली भेजा जाए जो समितियां हैं उनको। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है कि जो समितियां हैं उनको और अथॉरिटी दी जाए कि वो अच्छे से जो अकाउंटेबिलिटी वो इंश्योर कर सके गवर्नमेंट का। क्योंकि आप देखें कि इंडिया में अगर पिछले में 4 लोकसभा की बात करूं, तो जो जितने बिल जाते थे समितियों को रिकमेंड होते थे उस पर चर्चा करने के लिए, उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए, उनकी संख्या अब कम होती जा रही है। आपको मैंने यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, क्योंकि आप देखें कि जो 14वां लोकसभा था उसमें 71% जो बिल थे वो भेजे गए थे समितियों के पास, लेकिन 15वें लोकसभा में ये 60% हो गया, 16वें में ये 25% हो गया, और 17वें में देखें कि अभी तक 4 साल हो गए हैं 17वें लोकसभा को, 1 साल में चुनाव होने वाला, उसके बाद 18वां लोकसभा हो जाएगा, तो अभी तक सिर्फ 14 बिल को भेजा गया है समितियों को। तो कहीं ना कहीं जो समितियों का रोल है, जो समितियों का कह सकते हैं कि एक तरह का जो भूमिका है लोकसभा में या फिर ये कहें लोकतंत्र में, वो कम होती जा रही है। तो जरूरी यह है कि अधिक से अधिक जो बिल है उनको भेजा जाए समितियों को, या फिर ये कहें कि ऐसा कंपलसरी हो जाए कि जितने बिल हैं पहले इंट्रोड्यूस होने के बाद पहले समितियों को जाएंगे, उसके बाद फिर लोकसभा या राज्यसभा उस पर चर्चा करेगा। तो जरूरी है कि जो समितियां हैं उनको और स्ट्रांग किया जाए अगर हमें लोकतंत्र को और डिपेंड करना है तो। ठीक है, जो दूसरा विषय आज की चर्चा के लिए वो है भू आधार। भू आधार एक तरह का कह सकते हैं कि जैसे आधार हर इंडियन सिटीजन के लिए है, उसी तरीके से एक तरह का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जितने भी लैंड पार्सल से, यानी कि भूमियां हैं देश में अलग अलग, उनके लिए। अब देखें भारत में क्या है कि भूमि विवाद एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक बर्डन है जुडिशरी के लिए, क्योंकि तमाम तरह के भूमि विवाद हैं, परिवारों के आपस में विवाद है, किसी ने किसी का कब्जा करके रखा हुआ है, कहीं पे जो अधिग्रहण को लेकर विवाद है। तो देश में एक जो जितना भी जुडिशरी पे लोड है सिविल केसेस का, उसमें सबसे बड़ा लोड भूमि से संबंधित केसों का है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ डाटा देता हूं कि पहली बात तो यह है कि जो पेंडेंसी है कोर्ट में केसेस का, उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो लैंड डिस्प्यूट्स का है। अच्छा, कुछ रिसर्च क्या कहता है कि देश में सिर्फ जो प्रोजेक्ट्स नहीं पूरे हो पाए हैं या फिर अधूरे रह गए हैं क्योंकि लैंड डिस्प्यूट की वजह से, उसकी वजह से देश के जीडीपी को 1.3% का नुकसान हो रहा है।
मतलब कि प्रोजेक्ट शुरू हुआ लेकिन वो डिस्प्यूट में चला गया, उस पर विवाद हो गया भूमि के राइट्स के चलते, भूमि के कह सकते हैं कि किसके नाम पे भूमि है किसके नाम पे नहीं है, इसके विवादों के चलते जो प्रोजेक्ट्स है वो रुक जा रहे हैं। और कुछ तो डाटा ये कहता है कि देश भर में जितने भी सिविल केसेस हैं उसमें से 66% यानी 66% केसेस सिर्फ प्रॉपर्टी या फिर लैंड डिस्प्यूट के लेके हैं। ठीक है, और एक जो लैंड भूमि विवाद है जुडिशरी में उसको सुलझाने में कम जो ऑन एन एवरेज टाइम है वो 20 साल लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बर्डन है जुडिशरी के ऊपर, कितना नुकसान है अर्थव्यवस्था का, जीडीपी को नुकसान 1.3% का हो रहा है क्योंकि जितना प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं। और देश में सबसे बड़ा केस लोड लैंड डिस्प्यूट का है और उसको सुलझाने में लगभग 20 साल लग जाते हैं। अब जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि जो जमीन है, जमीन किसके नाम पे है, किसकी जमीन है, ये कितनी जमीन है, ये तय हो जाए। ये कैसे तय होगा कि जितना भी जमीन से संबंधित रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जितना भी जमीन से संबंधित भूमि अभिलेख हैं उनको कंप्यूटराइज कर दिया जाए। कम से कम ये तय हो जाए कि ये जो लैंड टाइटल है, टाइटल किसके नाम पे है। तो गवर्नमेंट ने इसी संबंध में 2008 में एक स्कीम लाया था, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, DILRMP ये 2008 में आया था। इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी भूमि अभिलेख हैं सबका कंप्यूटराइजेशन हो। ठीक है, जो राजस्व प्रशासन है, ठीक है, जो राजस्व प्रशासन है वो और मजबूत हो। पहली बात, क्योंकि देखिए जो जमीन अगर किसी की है उस पर टैक्स भी लगता है। तो टैक्स देखें, लैंड क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स जो हैं वो टैक्स कलेक्ट करती हैं जमीनों पे। तो जमीन का जब ये क्लैरिटी हो जाएगा कि किसके नाम से जमीन है तो जो राजस्व व्यवस्था है वो भी और स्ट्रांग होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर कभी जमीन की कोई लेन देन हो रही है तो वो भी समय समय पर अपडेट होता रहेगा। मतलब कि भूमि अभिलेख जो है समय समय पर वो अपडेट होता रहेगा। इसी क्रम में अभी तक काफी ज्यादा मतलब कि जो लैंड पार्सल्स है उनका डिजिटाइजेशन हो चुका है। ठीक है, इसी क्रम में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक बार जब डिजिटाइजेशन हो गया कि ये जो जमीन है फला आदमी के नाम पे है, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि भू आधार लाया है। भू आधार का मतलब है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULPIN। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भूमि के सभी छोटे छोटे खंडों को एक नंबर दिया जाएगा, यूनिक नंबर दिया जाएगा उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और प्रॉपर तरीके से एक सर्वे हुआ है देश भर में। ठीक है, और सर्वे होने के बाद इस एक 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर भू आधार दिया गया है। ठीक है, और यही नहीं, जितने भी जमीन के पार्सल्स, लैंड पार्सल्स हैं, सबको कोऑर्डिनेट्स भी दिया गया है। कोऑर्डिनेट्स आप जरूर मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि AB, कि इसका लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है उस जमीन का। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड या फिर सैटेलाइट इमेजरी में भी उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। सैटेलाइट की इमेज से ही पता लगाया जा सकता है कि ये फला जमीन किसके नाम पे है। ठीक है, तो एक बार ये तय होगी सारी चीजें कि किसके नाम पे है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्लियर हो जाए, सैटेलाइट इमेजरी में इंटीग्रेट हो जाए, 14 नंबर का भू आधार दे दिया जाए, तो होगा क्या कि एक तरह का लैंड बैंक क्रिएट किया सकता है। ठीक है, लैंड बैंक क्रिएट किया सकता है। उसको हम बोलेंगे कि उसके बाद फिर क्या होगा कि जो इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो फिर लागू हो सकता है। तो इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो जमीन है वो किसकी है, जमीन किस प्रयोग में लाई जा रही है और उस पर क्या टैक्स जा रहा है सरकार को, और यही नहीं जो उसकी सीमा है वो क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि उस लैंड की वैल्यू क्या है। देखिए जो जमीन है, जमीन से संबंधित कई सारे डिपार्टमेंट्स का काम पड़ता रहता है। आप देखें कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, उसको एक्विजिशन करना है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसको किसी के जमीन से संबंधित उसको स्कीम्स देना है। जैसे कि अगर किसी का जमीन है, पार्शल है और उसको उसके हिसाब से सब्सिडी देना है तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है। आप देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का भी रोल है कि अगर कहीं पे कुछ क्लियरेंस देना है किसी प्रोजेक्ट को लेके तो तय हो कि जमीन किसका है, कितना उसको कंपनसेट करना है, तो तमाम सारी चीजें हैं उसमें। तो काफी सारे डिपार्टमेंट जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं जमीन, लोगों की जमीन के मामले में। तो जरूरी ये है कि एक तरह का ये तय हो जाए कि जमीन किसके नाम पे है, किस प्रयोग में कितना टैक्स जाता है, उस पर क्या उसकी बाउंड्री है और क्या उसका वैल्यू, क्या उसकी कीमत है मार्केट में। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि अगर जब ये तय हो जाएगा कि जमीन किसकी है तो जमीन के लेन देन में एक तरह की पारदर्शिता हो जाएगी। अगर जमीन का टाइटल किसी को ट्रांसफर करना है तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा।
अभी आप देखते होंगे कि जो खसरा खतौनी होता है, जमीनों से संबंधित जो कागज होता है, अब वो ऑलमोस्ट आप डिजिटली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो लैंड्स का डिजिटाइजेशन हुआ है, तभी जाके जो खसरा खतौनी वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी ये है कि ऐसा होने का फायदा ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आई, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है, जो खाद्यों की सब्सिडी है, जो दिया जाता है कंपनीज को, अब हम क्या करेंगे कि जो किसान है उनके अकाउंट में सीधे भेजेंगे। तो किसी का 10 बीघे जमीन है, किसी का 50 बीघे जमीन है, किसी का 1 बीघे जमीन है, तो ये तय हो जाए कि किस आदमी के पास कितना जमीन है, तो उसके प्रोपोर्शन में जो सब्सिडी है वो ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, तो जो स्कीम्स हैं उनको भी काफी इफिशिएंटली लागू किया सकता है। जो लैंड का जो जमीन की लेन देन है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा। और यही नहीं, आपको मैं बता दूं कि अगर भूमि का अधिग्रहण करना है, किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने, अगर भी विकास से संबंधित भूमि का अधिग्रहण करना है, तो वहां पे भी काफी आसान हो जाएगा उसको अधिग्रहण करना। ठीक है, तो जरूरी ये है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जुडिशरी के ऊपर बर्डन है लैंड डिस्प्यूट्स का, वो काफी कम हो जाएगा और देश भर में जो विकास की धारा है वो और तेज हो जाएगी, क्योंकि हमें जो जीडीपी को जो नुकसान हो रहा था वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे जो प्रोविजन है भू आधार के, वो है और क्या उसके फायदे हैं और क्यों हमें भू आधार, क्या इसका महत्व है, क्यों चाहिए हमें। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन। दूसरा और तीसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि जो विवाद हैं, विवादों का जो निपटारा है वो डिजिटल माध्यम से हो। देखें, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी की भी अर्थव्यवस्था के विकास में एक सबसे बड़ा कारण होता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जो भी ठेके साइन किए गए हैं उनको लागू किया जा सके। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो व्यवसाय होते हैं वो फंस जाते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इन्फोर्स नहीं किए जा रहे हैं, तो जो पैसा लग जाता है, सारा काम रुक जाता है, तमाम तरह के इश्यूज होते हैं। तो इंडिया में देखें कि आप, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, जो रैंकिंग था, अब वो बंद हो गया है हालांकि, लेकिन इंडिया ने 2014 से 2019 के बीच में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट किया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। कुछ 60 या 50 के आसपास रैंकिंग आ गई थी, जो पहले कुछ 130-40 रहा करती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने काफी इंप्रूव किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में अभी भी काफी पीछे था इंडिया। ठीक है, मैं आपको डाटा बताऊं 2019 का, तो इंडिया का जो रैंकिंग था कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में वो 163 था, काफी पुअर था। ये पहले 186 था, लेकिन 163 पे आया, लेकिन बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो जरूरी ये है कि इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कम समय में और कम खर्च में इन्फोर्स हो जाए, उनको लागू किया जा सके। अब देखें, इंडिया में क्या है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर जाए, कोई विवाद हो गया है, अगर उसका निपटारा करना है, तो जो औसतन समय है वो 4 साल लग जाता है। और जितना उस जो डिस्प्यूट है, ठीक है, और जो क्लेम वैल्यू है, जितना पैसा क्लेम किया गया, उसका 31% खर्च हो जाता है सिर्फ विवाद के निपटारे में। मतलब कि अगर किसी पैसे को लेके अगर विवाद है, तो उस विवाद के निपटारे में उसका 31% पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, तो जरूरी यह है कि, अच्छा, अब यही मैं कंपेयर करूं आपको वियतनाम से, तो वियतनाम में कुछ 400 दिन में ही, यानी कि कुछ 1 साल में ही जो विवाद निपटारे हो जाते हैं, और 29% खर्च में ही। ब्राजील की मैं बात करूं तो ब्राजील में 2 साल में होते हैं और 22% खर्च में ही। तो जरूरी है कि इंडिया में भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको इन्फोर्स किया जाए, उनका निपटारा तत्काल प्रभाव से किया जाए। तो इंडिया ने जब एलपीजी रिफॉर्म्स किया 1990s में, तो लगभग उसी समय 1996 में गवर्नमेंट ने लाया आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। ठीक है, तो जरूरी यह था कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज इंडिया साइन कर रहा था अलग अलग कंट्रीज से। तो बीआईटी साइन जब हो रही थी, तो अगर उसमें जो भी ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी विवाद है तो उसका आर्बिट्रेशन हो। ठीक है, देखिए, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको 3 तरह से सुलझाया जा सकता है। पहला यह है कि आप मीडिएशन में जाएं, कि कोई एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, वो आपको निर्णय सुनाए, और निर्णय वो बाध्य नहीं होगा। आपको अच्छा लगे तो, आपको उचित लगता है तो उसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज ना करें। फिर होता है आर्बिट्रेशन। इनमें भी क्या होता है कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, लेकिन इनका जो निर्णय होता है ये बाध्य होता है। जिस तरह से कोर्ट के निर्णय को लागू किया सकता है, उसी तरह से आर्बिट्रेशन में जो आर्बिटर है वो कोई निर्णय देता है तो उसको भी लागू किया जा सकता है। तीसरा होता है लिटिगेशन आप जरूर जानते होंगे कि जैसे कोर्ट में मामले को ले जाना, ठीक है, प्रॉपर उस पर ट्रायल होना, सुनवाई होना, तमाम चीजें।
तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया ने लाया द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको इन्फोर्स किया जाए, किसी भी तरह का व्यवसाय से संबंधित अगर विवाद है उसको सुलझाया जा सके। लेकिन इसको कहा गया आर्बिट्रेशन अनफ्रेंडली, ठीक है। और क्यों कहा गया? क्योंकि एक श्री कृष्णा कमेटी बैठाई गई थी 2017 में। 2017 में इस कमेटी ने यह कहा कि जो विवाद में जो भी पार्टीज हैं, जिन लोगों के बीच में विवाद है, वो इसको प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली, जबकि वो एडहॉक आर्बिट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है उसको नहीं प्रेफर कर रहे हैं। क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं? तो जरूर कुछ इनएफिशिएंसी होगी, डिले होगा उसमें, तभी नहीं कर रहे हैं। कमिटी ने यह भी कहा कि बार बार जुडिशरी की तरफ से इंटरवेंशन हो रहा है इसमें। कभी जो आर्बिटर उसको अपॉइंट करना है, पब्लिक पॉलिसी के नाम पे इंटरवेंशन कर देना कि जो अवार्ड दिया गया आर्बिट्रेशन में, जो निर्णय सुनाया गया है, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी का अगेंस्ट होना, या फिर ये कहें कि जो पार्टीज थे उन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पहले नहीं साइन किया था। तो जुडिशरी भी जो है अलग अलग कारणों से बार बार इंटरवेंशन इसमें करती रही है, जो आर्बिट्रेशन सिस्टम है इंडिया में। इसी कारण से इसको बोला गया था कि आर्बिट्रेशन अनफ्रेंडली सिस्टम है इंडिया में। हालांकि गवर्नमेंट ने 2015 और 2019 में अमेंडमेंट्स किए, इसमें कुछ बदलाव किए, काफी अच्छा भी किया इसको। लेकिन हुआ क्या कि इंडिया में जो आर्बिट्रेशन है वो पिकअप नहीं पकड़ पाया, अपना मोमेंटम नहीं पकड़ पाया। अच्छा देखें, इसी समय क्या है कि सिंगापुर का एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सिस्टम है वहां पे। तो वहां पे जो आर्बिट्रेशन है उसको काफी प्रेफरेंस दिया जाता है। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर दो व्यवसायिकों के बीच में अगर कोई विवाद है तो सिंगापुर में जाकर सुलझाते हैं, ना कि इंडिया के सिस्टम को प्रेफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो आर्बिट्रेशन सिस्टम था उसमें समस्याएं थी, उसकी वजह से इंडिया जो है एक तरह का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं बन पाया। अच्छा, अब ये नहीं बन पाया तो जरूरी क्या है कि अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पीछे रह गए तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लाए इंडिया में, कि तकनीक का उपयोग करके जो विवाद है उनको तत्काल निपटारा किया जाए। तो जितना भी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जितना भी सब व्यवस्था होता है सब तकनीक का होता है। और देखें इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फायदा क्या है। जिस तरह से आप देखें कि ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट है, या फिर पैंडेमिक के समय कोर्ट ऑनलाइन हो गया था, जितनी भी सुनवाइयां हो रही थी कोर्ट में वो ऑनलाइन हो रही थी। तो कुछ इसी तरह का सिस्टम है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो पहली बात तो ये है कि जो बर्डन है कोर्ट्स के ऊपर, न्यायपालिका में जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे ओडीआर की तरफ। दूसरी बात ये है कि जो समय है वो बचेगा, जो पार्टीज हैं उस विवाद में उनका भी और कोर्ट का भी, जो खर्च है पैसे का वो भी कम लगेगा, क्योंकि आप वकीलों को लेके जाएं तो तमाम जो है फीस काफी ज्यादा लगता है या फिर खर्च काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो अभी ये है कि अभी 31% पैसे खर्च हो जा रहे हैं सिर्फ उस डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन में, वो पैसा खर्च हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि रिजोल्यूशन काफी इफेक्टिव होगा, तो दोनों पार्टीज जो है इजीली उस जो भी अवार्ड होगा, जो निर्णय होगा उसको एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का फायदे कुछ ये हैं। अच्छा, नीति आयोग ने क्या कहा है कि नीति आयोग ने ये कहा है कि जो इंडिया में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से एडवांस हुई है, या फिर ये कहें कि अगर एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लाया जाए तो इंडिया में जो एक तरह का एपी सेंटर हो सकता है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। तो नीति आयोग का जो फोरकास्ट है काफी पॉजिटिव है। आप देखिए कि आरबीआई हो, चाहे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, या फिर और भी कुछ संस्थाएं, इन्होंने अपने अलग अलग इनिशिएटिव्स में ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लाया है, ठीक है। कि अगर आरबीआई से संबंधित कोई विवाद है तो उसको पहले ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ले जाना, फिर बाद में जुडिशरी के पास जाएगा। तो इसी क्रम में जरूरी यह है कि अगर ओडीआर को बढ़ाना है देश में तो कुछ जरूरी कदम उठाए जाएं। जरूरी कदम क्या हो सकते हैं? पहली बात तो यह है कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक तरह का विधान लाया जाए देश में, कि कुछ कुछ क्षेत्रों में उसको मैंडेटरी किया जाए। अच्छा, आप देखें इसमें है क्या कि जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि डिजिटल माध्यम से जितना भी लेन देन हो रहा है, चाहे वो पैसे का लेन देन हो रहा है, चाहे किसी सामान का लेन देन हो रहा है, उसमें ये कंपलसरी हो जाए कि जितना भी विवाद है वो पहले ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाएगा, ठीक है, बाद में कोर्ट में जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो आउटकम है, यानी जो निर्णय लिया गया है उस रेजोल्यूशन में, उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। जिस तरह से कोर्ट का अथॉरिटी होता है उसके डिसीजन निर्णय को लागू करने के लिए, उसी तरीके से जो ओडीआर का निर्णय है उसको भी लागू किया जाए, ठीक है।
और जो स्टैंप ड्यूटी या कोर्ट फीस है उसको भी कम किया जाए, क्योंकि जो जो पार्टीज है डिस्प्यूट में वो ओडीआर को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करें। इसी तरीके से जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस है लाइक डिजिटल डिवाइड का होना, इंटरनेट का पेनिट्रेशन होना, ये सब को सॉल्व किया जाए। और यही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से जो भी कोर्ट्स है देश भर में उनमें एक ओडीआर सेल हो अलग से, तो चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एक अलग तरह का ओडीआर सेल हो कि जितने भी मामले इससे संबंधित हैं, जो भी लोग ओडीआर को प्रेफर कर रहे हैं, वो उसी सेल में उसका निपटारा किया जाए। ठीक है, तो जिस तरह से गवर्नमेंट ने ई कोर्ट्स के लिए अलग से फंड जारी किया था, उसी तरीके से ओडीआर के लिए भी अलग से फंड जारी किया जाए। और अंत में ऐसा भी हो सकता है कि सरकार का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको प्रॉपर ओडीआर के थ्रू ही रिजॉल्व किया जाए, कि यानी कि अगर लोग कुछ शिकायत करते हैं उसको ओडीआर के थ्रू ही उस शिकायतों का निपटारा किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ सुझाव है कैसे कि इंडिया में अगर आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एपिसेंटर इंडिया का नहीं बन पाया, केंद्र नहीं बन पाया इंडिया, तो जरूरी है कैसे इंडिया ओडीआर का एक एपिसेंटर बने। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन हिंदू के एनालिसिस में। थैंक यू वेरी मच।